गया है और बीइंग आईएएस आपके सामने प्रस्तुत हुआ है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। इस 40 दिन के अंदर करीब-करीब 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इसमें सिर्फ वीडियो लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपके पास पीडीएफ मटेरियल भी जाएंगे। वो सारे पीडीएफ मटेरियल मिला के 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा और हमारा पूरे टीम का मकसद ये है कि आप तक वो क्वेश्चंस पहुंच जाए ताकि एग्जाम्स के पहले आप उसे पूरा परफॉर्म कर सके। अगर आप उसे पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारे हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी अधूरी रह जाएगी। हालांकि ये वीडियो लाइव होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है, तो डेली बेसिस पे आपको ये मिल जाएंगे। अगर किसी दिन किसी वजह से कोई वीडियो अगर अपलोड नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे उसके जो पहले वाले दिन का भी है वो भी वीडियो अपलोड होगा। जैसे आज 4 अक्टूबर है, तो कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से लाइव भी नहीं हो पाया और ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो भी अपलोड नहीं हो पाया। तो आज मैं उसको फिर से बना रहा हूँ और 3 अक्टूबर का भी आज जो हमारा जो एक पैकेज था, जो 40 दिन का एक को बने रहना है और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करना है। तो ये बहुत ज्यादा लंबी चीजें मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, 7 सेक्शन में हमने इस क्रैश कोर्स को डिवाइड किया है। पहला सेक्शन जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट पे आया है। हर सेक्शन में के आंसर और एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि उन 1200 क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है और इसमें करंट अफेयर्स और जीएस के सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लाइव यहाँ पे कराएंगे और जैसे जैसे आप वीडियो में बने रहेंगे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहना, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने इस दिन में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। आप अपने अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी देंगे, हमारा जो बताने का तरीका होगा वो बाइलिंगुअल होगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ऐसी कोई बहुत एडिशनल लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे हम लोग, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में आ जाएंगी। बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे हम लोग चलेंगे। इस क्रैश कोर्स का मकसद जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। तो जितने लोग भी अगर इससे अछूत बढ़ाने की और फैलाने की कोशिश करें, तो दोस्तों ये डेली बेसिस पे करना है और ये आपको रिकॉर्डिंग तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स हम जरूर करके दिखाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए कि किस बेसिस तरीके से हो जाए। देखिए, आपके पास बहुत सारी चीजें तो चली जाएंगी क्योंकि मंडे या ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा, डेली लाइव कर दिया जाएगा। जो लोग हमारे ये सेक्शंस को लेंगे, सेक्शन को डिवाइड किया है ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े। हर दूसरा सेक्शन 3 तारीख को अपलोड हुआ है, फिर 9 ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका भी तरीका बताया जाएगा कि कैसे है जीएस और करंट। लोगों ने क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया और कम टाइम में आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, जो मैं यहाँ पे भी कराऊंगा और आपको रिकॉर्डेड भी है। आप उनको तो हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर हमें दिया हमारा डाल दिया करें उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो पहली बात यह है कि 4-5 टॉपिक जो हमें डेली कर और एक करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। मतलब ये सेम क्वेश्चन जो पहला सेक्शन है हमारा वो मई से हम 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मैगजीन में होगा। मतलब आपको मैगजीन भी जो होंगे वो जीएस और करंट अफेयर्स दोनों से होंगे। करंट अफेयर्स आप हमारे यहां से देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं होंगी क्योंकि पहला नहीं बोलेंगे, इसको सेकंड वीडियो, लेकिन चूंकि शुरू कल होने वाला था
क्योंकि आज से ही आप तैयारी कैसे करें ये परफॉर्म हो जाएगा। ये जो 3 तारीख का जो डेली बेसिस का जो करंट होगा, साथ-साथ 2 क्वेश्चंस होंगे, एक करंट अफेयर्स से जीएस है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होता है उसमें, या फिगर बेस होता है। तो टाइम कम से कम टाइम इस्तेमाल करके आपको जितने करने की कोशिश कीजिए। तो इन जो ये जो सेक्शन मिलेगा, इसमें अब 2 है जो कि रीजनिंग का है, तो 3 क्वेश्चन टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, अभी न्यूज में था, इसलिए न्यूज से रिलेटेड आगे जो जीएस में भी उसमें कुछ इस्तेमाल होता है, तो वो भी हम टॉपिक ऑफ द डे आपको करना है। इसमें 3 क्वेश्चन का मैप करना है, और अगर रेलिवेंट हुआ तो वर्ल्ड हैं बीपीएससी में। तो ये हमारा जो किसी एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हैं। हमारे इंडिया का मैप जरूरी है, रदर आपको बताया जाएगा करने के लिए, और बी क्या नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लेते हैं जिसका कोई रेलेवेंस और वो टाइम बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे, फिर मैप ऑफ द डे भी देखेंगे। मतलब आपके पास करीब करीब 7000 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें बहुत सारे सेक्शंस कवर हुए। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम पॉइंट है वो ये है कि रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान तरीके से और आसानी से, इस घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये काम आसान, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ते रहेंगे। रेबीज जो है 28 सितंबर है। रेबीज रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जानवर से आता है। तो वायरस तरीके से फैलते हैं, एक तो हवा से भी फैलता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर रेबीज किसी डॉग के दांत में लगा हुआ है, बिल्ली बाइट नहीं करेगी या फिर बंदर बाइट नहीं करेगा, तब तक वो नहीं रेबीज डेवलप होता है। तो जानवर के तरफ से ही आपके बॉडी वायरस, वो जानवर के थ्रू ही होगा। वायरस इंसर्ट होता है, ये आरएनए वायरस है। तो इसके बारे में ये आपको मटेरियल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है। अगर किसी को डाउट है कि भाई हिंदी है दोनों है, तो डॉग्स कैट्स और मॉन्की के काटने से होता है। ये जो बाइट से ही होता है, इन्फेक्टेड डॉग या बिल्ली, या जो वो इन्फेक्टेड होंगे तभी। 1 वीक से 1 महीना और एक इसका जो इन्फेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि डॉग ने नहीं, प्रिकॉशन लेना है। असर आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है, और नहीं लेना है। जैसे रेबीज हो तो डॉक्टर के, और हैप्पी फीवर, हेडेक और नोजिया। नोजिया मतलब कि छींक, हेडेक भी हो सकता है और नोजिया भी हो सकता है, ये इसके सिम्टम। आज जो 35% जो डेथ है ग्लोबली, इंडिया में बहुत ज्यादा बाइट किया गया है। ठीक है, तो जो है वो इंडिया से आ रहा है। मतलब बिल्ली और दूसरे जो एनिमल्स है उसके काट
6% जो है वो डॉग्स के काटने से हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे इसको खत्म किया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें कई सारे मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये मटेरियल आपको लेना है और इसके बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये हिंदी वाला सेक्शन है इसका, तो हिंदी में भी हम बता सकते हैं और इंग्लिश में बता सकते हैं, दोनों आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। तो आपको ये काम करना है कि इस पूरे मटेरियल को खरीद लेना है और बहुत ही कम दामों में है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। पहला जो सेक्शन है वो 25 रुपए का है, उसके बाद के जो सेक्शंस है वो 249 के सेक्शंस है। टोटल 7 सेक्शन है। टोटल कॉस्ट आपका इस पूरे कोर्स में आएगा 1525 रुपए, तो जो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। 40 दिन का है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसके क्वालिटी के हिसाब से। अगर क्वालिटी देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस पर। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ये और बेसिकली जनरल अवेयरनेस है। तो ये क्वेश्चंस करने के साथ साथ हम कुछ उसके बारे में डिटेल भी जानेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ पुणे मेट्रो लॉन्चेस 11,200 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र इन कंटेक्स्ट टू द सेम, टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेट्रो सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब पहला मेट्रो सिस्टम इंडिया का कौन सा था, ये आपको जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार मेट्रो कब आया था। तो दोस्तों कोलकाता में पहली बार मेट्रो आया था 1984 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मिथुन चक्रवर्ती गेट टू गेट्स दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फिल्म के लिए ही दी जाती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था। तो इसका आंसर होगा देविका रानी। देविका, इसके आंसर्स भी दिए गए हैं नीचे। आपको जब आप ये परचेस करेंगे तो आपके पास ये सारा मटेरियल लगेगा, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है वो 2024 में परफॉर्म किया गया था। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन किया गया था कि पहला कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। देखिए, ज्वाइंट मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो दो कंट्री अपने अपने मिलिट्री को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ टेक्निक्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया और रीजन के लिए डिफाइन किया गया है। तो वो जो मतलब दूसरा जो रीजन है उस रीजन में भी उसका टेक्निक सीखा जा सकता है। तो कजाकिस्तान और इंडिया ने इसको साथ में किया। इसको काजिन के नाम से जाना जाता है। काजिन अगर आएगा तो आप समझ जाइएगा कि कजाकिस्तान और इंडिया, काज से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। ये पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 2016 में हुआ था। अभी 2024 में भी इसका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हिंदी मीडियम भी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं बहुत ही क्लियरली उनको मिल जाएगा सारी चीजें। ऑन दिस डे स्पॉट शॉट पुट एंड जेवलिन थ्रो प्लेयर्स दीपा मलिक वाज बोर्न। ठीक है, दीपा मलिक बोर्न हुई थी। इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम टेल अस दीपा मलिक इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट टू विन अ मेडल एट डैश 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 रियो पैरालंपिक। मतलब कब ये पिछली बार जीती थी। तो एक ये जो इसके जो आंसर्स दिए गए ना 2018, 2016, 2015 और 2014, ये एक लॉजिक से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, हर 4 साल पे हमारा ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स होते हैं। तो अभी 2024 में हुआ था, तो 4 साल पहले 2020, उसके पहले 2016 और उसके पहले 2014, सॉरी उसके पहले 2012। तो 2016 इसमें दिया है क्योंकि 2012 भी नहीं है, 2020 भी नहीं है, 15 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा और 14 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 2016। लॉजिक से भी आप बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं है तो इसको छोड़े नहीं, एक बार इस पे मंथन जरूर करें, एक बार सोचे और लॉजिक से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवेज डिफेंडेड MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप अगेंस्ट IOC। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम टेल अस विथ व्हिच स्पोर्ट्स इज मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड। मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो किससे एसोसिएशन है, मतलब वो किसके लिए खेला जाता है, कौन सा गेम है जिसके लिए खेला जाता है। तो इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी के लिए मुरुगप्पा गोल्ड कप खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो रेबीज से आ गया। देखिए, अभी हमने रेबीज के बारे में बात की और अगला क्वेश्चन हमारा रेबीज से ही आ गया। तो वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 28 सितंबर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सप्लेनेशन में आ सकता है, ये एक पॉइंट दे सकता है कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है, कब ऑर्गेनाइज की जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट्स देखिए। रेबीज इज वायरल जूनोटिक डिजीज दैट इज प्रिवेंटेबल थ्रू टाइमली वैक्सीनेशन। मतलब ये एक जानवर के थ्रू दिया गया एक ऐसा वायरल डिजीज है जो कि टाइम से अगर पता चल जाता है उसको प्रिवेंट किया सकता है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, वन सिम्टम्स ऑफ द रेबीज अपीयर द डिजीज इज फुली ट्रीटेबल विद द इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन।
मतलब कि कंप्लीटली इसको ठीक किया जा सकता है अगर तुरंत मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आए और डॉक्टरों के साथ तुरंत जुड़ जाया जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी केस खराब भी हो जाता है। तो शायद ये सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। थर्ड जो है, इन इंडिया 96% ऑफ द रेबीज केसेस इन 2000 वर कॉज्ड बाय द डॉग बाइट, एकदम सही बात है। नेशनल एक्शन प्लान एम्स टू एलिमिनेट रेबीज बाय 2030। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, अब तो डॉग को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डॉग से पहले ही अगर वायरस जो हमारा वायरस को कंट्रोल कर लिया जाए अगर, तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। कि डॉग बाइट अगर होता भी है तो उसका असर ना आए। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों आंसर जो है वो सही लग रहा है। तो इसका दूसरा नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 और 3, ए ऑप्शन इसका सही लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2024 मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगत सिंह। Consider the following statements regarding the Bhagat Singh. Bhagat Singh was involved in assassination of police officer J.P. Saunders. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। He founded the All India Forward Bloc in 1926. अब बात यहां पे आ रही है कि क्या ये जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था या कब इसको गठन की गई थी? तो ये 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के थ्रू। तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। एवरी ईयर 23 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज अ मार्टियर डे एज अ ट्रिब्यूट टू द भगत सिंह। जी हाँ, ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसका भी आंसर ए होगा। करेक्ट के लिए पूछ रहा है तो आंसर ए होगा। एक चीज हमसे भी गलती हो सकती है, अगर नॉट और करेक्ट में, मतलब नॉट करेक्ट और करेक्ट में, तो आप इसे नजरअंदाज करेंगे अगर गलती हो जाएगी तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, नॉट नहीं दिख पाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन approaches its 80th anniversary in 2025. The G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan. G4 countries, India, Germany, Brazil और जापान। याद रखिएगा, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान have reiterated their calls for the urgent reforms of the United Nations Security Council. Security Council जो होते हैं उसके रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई है। तो इसके कंसिडर, जो इसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कंसिडर करना है कि क्या ये जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये यूनाइटेड नेशन के लिए सही हैं। तो अगर सही है तो हम उसको करेक्ट करेंगे या उसको छोड़ेंगे। तो पहला है, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 फॉलोइंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सही लग रहा है। दूसरा जो है, द यूनाइटेड जनरल असेंबली इज कंपोज्ड ऑफ 193 मेंबर्स। ये भी सही बात है, 193 मेंबर्स के साथ शुरू की गई थी और ये वोटिंग राइट्स इसमें मिले हुए हैं। तीसरा जो है, the International Court of Justice, the principal judicial organ of the United Nations, is headquartered in New York. देखिए, ये जस्टिस के लिए तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल कोर्ट्स के लिए बात की जाएगी तो आईसीजे जो है वो इसके कोर्ट जस्टिस में आता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नीदरलैंड में है। तो ये तीसरा आंसर, तीसरा जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2, 1 और 2, बी आंसर इसका सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हिंदी मीडियम भी है, आप उसको देख लेंगे। एक बार मैं हिंदी मीडियम दिखा दे रहा हूं आपको। ये हमारा हिंदी मीडियम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका हिंदी मीडियम वाला पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ये ना समझे कि हमें कौन सा पढ़ाया जा रहा है, कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। दोनों आपके पास अवेलेबल है, दोनों आपको करना है। ठीक है, आइए एक बार इसको हिंदी मीडियम में कर लेते हैं। ये एक जीएस का क्वेश्चन है। डेली बेसिस पर आपको एक जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। 3 अक्टूबर को भी मिला है, आज भी मिलेगा। आज वाला भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 4 अक्टूबर वाला कर ले, ताकि हमारा डे वाइज जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है जीएस के लिए। आज मतलब 3 अक्टूबर को हिस्ट्री का दिया गया। हर वीक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको वो करना है, देखना है। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था और कहा था? तो इसका आंसर सीधा सीधा है, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ कड़गम के संस्थापक थे? तो ये भी आंसर सीधा सीधी है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं, कुछ कहीं कहीं जहां समझाना होगा वहां पे हम लोग बात करेंगे कि समझाने की बात अगर होगी तो। अरविंदो को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अभी 4 मामला दिया गया है।
इन चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला है लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि लोधी जो वंश है उसमें सबसे पहला जो है वो बहलोल लोधी का नाम आता है हर जगह। तो ये ध्यान में रखना है कि बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो आखिरी कौन होंगे, जो कि 1526 में सिकंदर लोधी, ये सॉरी इब्राहिम लोधी थे, तो आखिरी हमारे होंगे इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर होगा लोधी वंश का अंतिम सम्राट इब्राहिम लोधी थे। ग्रंथ साहिब का संपादन किस गुरु ने किया था और 1604 में किया था। तो इसका आंसर होगा अर्जुन देव। क्योंकि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, इसमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी वहां पे समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफॉर्मेशन क्या है। देखिए ये हिस्ट्री में रिफॉर्मेशन, एक तो रिफॉर्मेशन होता है कि आप करंट इश्यूज में बात कर रहे हैं, उसमें रिफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज है उसको रिफॉर्म कर दिया और चेंज कर दिया, या किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व में रिफॉर्मेशन कर दिया, उसको चेंज कर दिया, क्लासेस में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो ज्यादातर रिफॉर्मेशन हुए हैं ना वो धर्म से रिलेटेड हुए हैं। तो धर्म से रिलेटेड अगर है तो किससे होगा, पोप के अधिकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। रिफॉर्मेशन यहाँ पे उसका मायना है, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसलिए आपको हिस्ट्री में ही इसका ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने सिजदा के पुराने रिवाज को खत्म कर दिया था। तो याद रहे कि शाहजहां ने इसको खत्म किया था। जिजिया जो टैक्स लगाया जाता था उसको अकबर ने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल के दौरान निष्का का एक आभूषण था। किसका आभूषण था, निष्का एक आभूषण है, ये नाम है निष्का, एक आभूषण का नाम है, एक ज्वेलरी का नाम है, ऑर्नामेंट का नाम है। ये प्राय गले के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इसीलिए इसका निष्का का नाम गर्दन के किसी भी आभूषण के बारे में कहा जाता है। कविराज की उपाधि किसके पास है, कविराज किसे बोलते हैं। इन चारों जो गुप्त वंश के जो राजा थे उनमें से किसके पास कविराज का उपाधि था, तो वो है समुद्रगुप्त। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, मेरे पास यह होगा, या मैं इसे पाकर रहूंगा का नारा किसने लगाया। नारा हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किसने दिया है। तो ये बचपन से पढ़ाया भी जाता है और हम जानते भी हैं कि इसे लोकमान्य तिलक ने दिया था। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ बीपीएससी 70 तक नहीं रहेगा, अब ये लाइफ टाइम जब तक बीइंग आईएएस रहेगा तब तक ये चलते रहेंगे। ये सारे सिस्टम डेली बेसिस पे हम लोग काम करते रहेंगे। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और हम लोग पॉइंट करेंगे और वो होगा मैप ऑफ द भारत, मैप ऑफ द इंडिया, या अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इंटरनेशनल भी मैप एक देखेंगे, वर्ल्ड का भी मैप देखेंगे। तो भारत का मैप देखते हैं कि भारत के मैप में आज कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है, मतलब 3 तारीख को। तो इसमें कृष्णा नदी प्रणाली के बारे में बात किया गया है। दोस्तों अभी जो सेक्शन हमारा चल रहा है, अभी का जो टाइम चल रहा है, इसमें नदियों के बारे में हम बता रहे हैं। और नदियों के बारे में जैसे कि डेली किसी न किसी नदी के बारे में होगा, इसी तरीके से कभी पहाड़ के बारे में होता है, कभी किसी अभयारण्य के बारे में होता है, कभी किसी ग्लेशियर्स के बारे में होता है। मतलब सारे सेक्शंस को कवर की जाती है और वो उसके कंटेंट के हिसाब से वीक, 2 वीक या 5 दिन 7 दिन में जब वो खत्म हो जाता है पूरा, तो ये सेक्शन वापस से चेंज हो जाता है मैप के थ्रू। तो मैप के थ्रू हम आपको पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को भी के पूरे पोर्शंस करा देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो भी बताया जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम ही है। देखते हैं इसका कृष्णा नदी का प्रणाली क्या है। सबसे पहले तो इसका लोकेशन देख लेते हैं हम, कृष्णा नदी कहां से निकल रहा है। तो ये कृष्णा नदी का लोकेशन है, ठीक है। ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, ये पूरा कृष्णा नदी के उसमें बेसिन में आता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या है इसमें। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब इसका जो इसका उद्गम जहां से वो कहां से है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले से के जोर गांव के पास महाबलेश्वर से निकलती है। नदी 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है ये, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, दाएं किनारे की सहायक नदियां है वेन्ना, कोयना, पंचनाग, दूध गंगा, घाट प्रभा, माला प्रभा, तुंगभद्र। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। तो मटेरियल अगर आप ले लेंगे तो आपके पास ये ऑन रिटन मटेरियल आ जाएगा। याद रखें अगर आप ये 7 सेक्शन हमारे लेते हैं तो आपके पास बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो इसको भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए, प्रमुख बांधों में बाएं किनारे की सहायक नदियां नहीं देखा था। तो बाएं किनारे की सहायक नदियों में भीमा, मूसी और मुन्नेरू है। भीमा, मूसी और मुन्नेरू है। ये बाएं और दाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट
ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज बहुत जरूरी है। कृष्णा नदी पर बांध, प्रमुख बांधों में अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और प्रकाशम बैराज शामिल हैं। प्रमुख परियोजनाएं, इसके परियोजनाएं क्या होता है? परियोजनाएं में कि कोई भी बांध बनाया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। उसमें इरिगेशन हो सकता है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, बिजली उत्पन्न करना, या वहां पे इरिगेशन का बहुत सेक्टर हो सकता है, पानी रोकने के लिए, वाली सूखा जगह है तो पानी रोकने के लिए काम कर सकते हैं, और फिशरीज वगैरह का काम कर सकते हैं। तो कौन से काम के लिए कौन सी जगह पे कौन सी परियोजना चल रही है? तुंगभद्र परियोजना क्या है? जल विद्युत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण प्रदान करती है। बाढ़ नियंत्रण, जैसे बिहार में अभी उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में भी बाढ़ आया हुआ है, बहुत ज्यादा पानी का सैलाब आया हुआ है। इस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए भी बांध की इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कभी कभी पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, जो जैसे नेपाल की जो तराई एरिया है तो पानी ऊपर से आता है पहाड़ियों से, और नेपाल से पानी आने की वजह से वो काफी तेजी से पानी बहता है। तेजी से बहने के कारण, पानी का तेजी से बहने के कारण बांध टूटने का भी डर रहता है, और जो बैराज होते हैं, जो उसके गेट होते हैं, वो भी टूटने, अगर वो टूट गया तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बांध को, उसके जो बैरेज हैं उसको खोल दिए जाते हैं ताकि पानी जाए। हालांकि उससे नुकसान होता है, लेकिन फ्यूचर में उसको कंट्रोल करने के लिए ये भी काम की जाती है। नेक्स्ट क्या है श्रीशैलम परियोजना में? श्रीशैलम सागर जलाशय वाला आंध्र प्रदेश का एक बड़ा बांध है जिसको बनाया गया है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध, नलगोंडा और गुंटूर जिलों में फैली एक हरित क्रांति परियोजना है। हरित क्रांति मतलब पानी के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रकाशम बैराज मेजर कॉटन द्वारा परिकल्पित, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास स्थित है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के, मतलब घाट प्रभा कहाँ है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ के पास स्थित है। भीमा परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में भीमा परियोजना निर्मित है। तो ये इंडिया का मैप एक हो गया। इसका इंग्लिश मीडियम वाला भी पार्ट है, वो आप जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इससे पढ़ लेंगे, जो हिंदी मीडियम के वो उससे पढ़ लेंगे, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड मैप ऑफ द डे कल के लिए, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि G4 समिट के बारे में इसमें थोड़ा बताया गया है। G4 देश में कौन कौन से हैं उसमें देख लेंगे। अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था। G4 में इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये देश आते हैं। G7 में भी अलग अलग देश हैं। ठीक है, तो हमें G4 के बारे में जानना है। ये गैर स्थायी सदस्यों के रूप में सुरक्षित परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। मतलब ये गैर स्थायी है, मतलब ये स्थायी रूप से ये मेंबर नहीं है। ठीक है, इसमें चारों देश जो इन्वॉल्व हैं उनके सबके हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं, और अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं अगर यहाँ से, अगर नहीं तो आप इसका मटेरियल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि करना जरूरी था। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा होगा वो आज का भी, हम 4 तारीख का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आज का भी जो काम है वो हमारा खत्म हो जाए। तो शुरुआत भी इसका भी ऐसे ही करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। मुझे ये सारी चीज़ें हाफ एन आवर में करनी थी, क्योंकि 2 दिन का है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपसे पालन चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं है, आप एकाग्रता से नहीं देख पाएंगे उस चीज़ को। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक ऑफ द डे से ही। 4 तारीख का जो आज के दिन का जो हमारा करंट अफेयर्स है, अब ये मैं आज का 3 तारीख से करा रहा हूँ। ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। पूरा जो हमारे पास 7 सेक्शन है उनको पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम पूरा करने जाएंगे तो मुश्किलात आएंगे, और इस मुश्किल को कवर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ करें और कुछ चीज़ें घर पे करें। 15 घंटे के आसपास अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे को डिवाइड कर लीजिए। 24 घंटे में 8 घंटा सोना, मैक्सिमम 8 घंटा ही बोला जा रहा है, और इस टाइम तो 6-7 घंटे भी अगर आप सोते हैं तो काम चल जाएगा। तो 6-7 घंटे ही लेके चलिए, 6 घंटे ही मान के चलिए, तो 18 घंटे बचते हैं। बाकी के 3 घंटे जो हैं खाने पीने और बाकी जो प्रेयर वगैरह आपको करना उसमें कीजिए। बाकी 15 घंटे जो हैं अभी आप मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये आधे घंटे में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ, आप इसको करेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। मतलब एक दिन का 15 मिनट में आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन और ये कवर हो जाएंगे। तो अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो 2 घंटा अगर डेली बेसिस वाले करंट अफेयर्स पे देते हैं और 2-3-4 घंटे मैगजीन पे देते हैं और बाकी अपने रिवीजन में देते हैं, तो आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत हैं। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। दोस्तों ये क्लीन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी मीडियम में कर लेते हैं थोड़ा। क्लीन गंगा जो है वो
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहिम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि गंगा जो है बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है हमारे देश में, और इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगा तभी ये हो पाएगा, क्योंकि छोटा मोटा से एक तालाब नहीं कि कुछ लोग मिलकर उसको साफ कर सकते हैं। काफ़ी लंबी नदी है और इसको स्वच्छ रखना ज़रूरी है, और सारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो भी इसके किनारे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, तो इसको साफ रखना ज़रूरी है। इसी के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMGC जिसको बोला जाता है कि 97वीं कार्यकारी समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों का प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मतलब ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया और जो पहले से चला आ रहा है उसको भी देख लेता है, मतलब पुराना भी हो सकता है इसका इन्फॉर्मेशन, तो इसको आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत पहले का क्वेश्चन दिया गया है करंट अफेयर्स का, ये अभी करंट में चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? NMGC जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। कायाकल्प मतलब उसका जो अभी अस्तित्व है उसको बेहतरीन तरीके से रखना है और उसको संरक्षण में देना है, मतलब उसका कंजर्वेशन भी करना है, उसके जो एनिमल्स हैं उसको भी कंजर्वेशन में रखना है ताकि वो खत्म ना हो पाए। अगर वो खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन इसका कब हुआ था? इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करने का मतलब है कि इसमें सोशल लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब जब हम भी चाहते हैं तो इसमें जाके डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं काम करने के लिए, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें आपको किसी तरीके का कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, बस फायदा ये है कि आपका गंगा साफ हो जाएगा, हमारा गंगा साफ हो जाएगा, हमारी नदी साफ हो जाएगी। तो जब हमारी नदी साफ हो जाएगी तो स्वच्छ पानी हमें मिलेगा और वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कानूनी ढांचा मतलब इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? शुरू में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्राधिकरण का अथॉरिटी के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। ठीक है, मतलब 1986 में स्थापित किया गया। NGRBA के बाद 2016 में NGRBA के विघटन के बाद यह गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण जो मैंने पहले बात कर ली थी, इसके बाद राष्ट्रीय परिषद में इसको शामिल की गई। इसको NGC को राष्ट्रीय परिषद में नेशनल गंगा काउंसिल को शामिल किया गया। जल प्रबंधन का काम होता है, मतलब जल को कैसे नियंत्रित करना है, किस तरह से इसको साफ करना है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। मैं इसको थोड़ा सा मैं हट जा रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप इसको लिख सकते हैं तो लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसमें कार्यकारी समिति में 1000 करोड़ रुपए तक का खर्च, वित्तीय खर्च दिया जाएगा ताकि मैक्सिमम हो सके इसका इस्तेमाल हो सके। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, NGC के जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, और इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के अध्यक्षता में गंगा कायाकल्प पर केंद्रित कार्यवाही के लिए जिम्मेदार बताया गया है, मतलब शक्ति मंत्री इसमें शामिल होंगे, अध्यक्षता इसमें करेंगे वो भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको भी हिंदी में भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं, बात करते हैं। भारत ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हराया, उसी संदर्भ में हमें बताएं एक बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है। तो आप हमें कमेंट में करके बताएं कि ये मैंने आंसर बता दिया, ये 10 तरीकों से हो सकता है। सब क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फैन हैं इंडिया में, तो बहुत बड़े बड़े फैन हैं, तो कमेंट करके आप इसमें जरूर बताएं कि ऐसे कौन कौन से 10 पॉइंट्स है जहां पे एक बैट्समैन को आउट करार दी जाती है, जिसमें तो 2-4 तो बहुत ही फेमस है, 2-4 बाकी के जो है वो बहुत लोगों को शायद याद नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुरुषों की साफ या सेफ SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीतने पर अपराजित रिकॉर्ड बनाया। उसी संदर्भ में हमें बताया कि साफ जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, द्वारा आयोजित महिलाओं के जूनियर टूर्नामेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग है? तो ये अंडर 16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा 7वें राष्ट्रीय पोषण माह
2024 का समापन समारोह 30 सितंबर को रांची आयोजित किया गया। हमें बताया कि पोषण अभियान के तहत बच्चों में बौनेपन में वार्षिक कमी का लक्ष्य क्या है, तो 2% का लक्ष्य इसका रखा गया है। ये क्या है? ये जो राष्ट्रीय पोषण माह जो है, पोषण परियोजना बोलेंगे इसको या फिर पोषण लक्ष्य भी बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है ये। इनमें जो एडोलसेंट चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड है, जो 14 से मतलब 13 से लेके और 17-18 साल तक की लड़कियां हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, और जो छोटे बच्चे हैं उनको कुपोषण ना हो, उनको किसी तरीके का कोई बीमारी ना हो, खाने के मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेके उसको कंट्रोल करने की बात की गई है कि कुपोषण से बचने के लिए, अगर ये कुपोषण से बच जाते हैं तो हिंदुस्तान जो है वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि इनसे ही एडोलसेंट गर्ल को इसलिए सेफ रखना है और कुपोषण में नहीं रखना है क्योंकि आगे जनरेशन इन्हीं से बढ़ने वाले हैं। और प्रेग्नेंट लेडी ये को करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर वो बच्चा, अगर प्रेग्नेंट लेडी ही कुपोषण से ग्रस्त हो जाती है तो बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। और लैक्टेटिंग मदर को भी इसलिए देना है, पोषण देना है, ताकि अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई कर पाएगी अपने बच्चे को तो वापस से वही प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन चारों सेक्शन को कवर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर को 2024 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। उसी संदर्भ में बताया कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, के लिए आयु पात्रता क्या है, तो इसमें इसका आंसर होगा 60 और उससे अधिक, मतलब 60 वर्ष और उससे अधिक जो होगा वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की। इस संदर्भ में हमें बताएं कि 2023 में वाराणसी और किस शहर के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू की गई है, तो बनारस में शुरू किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये गया था डिब्रूगढ़ तक, असम में डिब्रूगढ़ तक गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम सांगयांग ग्यात्सो चोटी रखा गया है। सांगयांग ग्यात्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बौद्धिज्म के। ठीक है, इनके बारे में, इनके नाम पे रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांगयांग ग्यात्सो 6वें दलाई लामा थे, क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को पूर्वी तिब्बत होने का दावा करता है, क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है। यह चोटी अरुणाचल प्रदेश हिमालय की गोरीचेन श्रेणी में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो आंसर क्या है? केवल 1 और 3। 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी, और अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर को हर साल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है, देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। वे मरणोपरांत भारत रत्न 1966 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे, ये बात भी सही है। वे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री, वो तीसरे प्रधानमंत्री? जी नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 ओनली। तो 1 और 2 बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनजीसी, अभी हम लोग बात किए थे एनएमसीजी की 97वीं कार्यकारी समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों में प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। निम्नलिखित में से कौन से? नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2016 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट पर परिव्यय का शुरू किया गया था। यही गलत हो जा रहा है, 20,000 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़। बाकी सारे दोनों आंसर जो है वो सही है, तो 2 और 3 सही होगा, तो आंसर सी सही होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आज का करंट अफेयर्स भी कंट्रोल हो गया। आज जो है हमारा जो जीएस का जो क्वेश्चन है उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन दिया गया है। 3 तारीख का हिस्ट्री था, आज ज्योग्राफी का है। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, इतना टाइम दे सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा पूरा, ठीक है। तो इसका हिंदी मीडियम भी आप उसको देख लेते हैं, अभी हिंदी किया था तो अभी इंग्लिश कर लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंड माउंट फॉर्म्ड बाय हाई स्पीड ऑफ विंड? देखिए यहाँ पे सैंड माउंट दे दिया गया है, तो जब सैंड कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो सैंड माउंट कहाँ होगा? जो सैंड माउंट्स होते हैं, मतलब वो जो कर्व बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ड्यून। तो आंसर क्या होगा? सी, ड्यून।
वेयर डज मोरेन फॉर्म, मोरेन कहाँ फॉर्म होता है, किस जगह पे मोरेन फॉर्म होता है, तो ये बर्फीले जगह पे होता है, तो जनरली ये ग्लेशियर रीजन में होता है, ठीक है, ग्लेशियर रीजन में ये होता है। इसका हिंदी मीडियम भी है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक पेयर्स इज नॉट करेक्ट, सर्क ग्लेशियर में होता है, कोरल ओशंस में होते हैं जिसको शैवाल भित्ति भी बोलते हैं, डेल्टा रिवर पे होता है, डेल्टा जो होता है हमेशा रिवर में मिलता है, पोर्स एयर में, क्या एयर में कभी पोर्स होता है, नहीं, तो ये आंसर सही नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। द एरिया मार्क्ड बाय द इंटरनल ड्रेनेज इज, कहां पे इंटरनल ड्रेनेज होता है, तो देखिए प्लेट्यू में तो पत्थर ज्यादा होते हैं तो इंटरनल ड्रेनेज का होने का चांसेस बहुत कम है। प्लेन्स में इंटरनल ड्रेनेज होता है ऊपर से ही होता है, माउंटेन्स में भी झरनों के तौर पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरनल ड्रेनेज होते हैं वो होते हैं डिजर्ट में, क्योंकि इंटरनल ड्रेनेज ही होगा तो वो पानी सही से जा सकता है, क्योंकि जो डिजर्ट होता है उस पर पानी बहने के चांसेस कम होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। द हेडलैंड इज इन सी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, तो हमारा इंडिया जो है वो हेडलैंड उसका क्या है, पेनिनसुलर है, तो पेनिनसुलर, इसको पेनिनसुला बोलेंगे, आंसर होगा बी पेनिनसुला। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन, तो जनरली ये ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन, मतलब सबसे ज्यादा कॉपर का डिपोजिशन कहाँ पे होता है, तो वो हजारीबाग एंड सिमूम ऑफ बिहार, ये बिहार स्पेशल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, चेनाब रिवर पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको आंसर याद कर लीजिए। द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन इज, कौन सा पार्ट होगा, तो साउदर्न जोन, क्योंकि गोल्ड जो है वो बेसिकली साउथ इंडिया में ही मिलता है, तो साउदर्न जोन होगा, आंसर होगा सी। द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट वेयर, तो इसका भी आंसर होगा सी, मानसिन राम मेघालय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम डेली करेंगे, और ये डेली है दोस्तों, ये तीन, बस संडे को हम लोग नहीं देते ताकि संडे को रिवीजन होना चाहिए, तो संडे वाला जो दिन है वो आप 6 दिन का कीजिए और रिवाइज कीजिए, फिर 6 दिन का कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए 7वां दिन, ये आपको 3 मई से मिलेगा, मतलब हमारे हर सेक्शन को आप कीजिए, सेक्शन 1 और 2 हमारे एप्लीकेशन पे बीइंग आईएएस, हमारा जो बीइंग आईएएस जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस पर आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करें, इसमें गैप नहीं देंगे, बीइंग और आईएएस के बीच में गैप नहीं देंगे, कंटिन्यूअस लिखेंगे, आपको ये सारे मिल जाएंगे, ये उसी का ये हिंदी माध्यम है। आज का जो इंडिया का जो मैप है वो है कावेरी नदी प्रणाली, मतलब अभी हम लोग दक्षिणी भारत की तरफ जा रहे हैं, और दक्षिणी भारत में जितनी भी नदियां हैं उसको कवर कर रहे हैं, कुछ और पहले भी हुआ है वो आपको मिल जाएगा। अभी चूंकि हम करंट में ही चलेंगे, आगे हम बढ़ते चलेंगे कि बहुत लंबा क्लास नहीं ले सकते हैं, तो जो डेली बेसिस वाले होंगे वही करेंगे। तो कावेरी नदी के बारे में एक बार इसका लोकेशन देख लेते हैं, तो ये रहा कावेरी नदी, यहाँ से कावेरी नदी आ रहा है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगा, काफी लंबा इसका भौगोलिक स्थिति है, तो देख लेते हैं इसका भौगोलिक महत्व क्या है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, जो कि लगभग 800 किलोमीटर तक फैली है। दक्षिणी गंगा तो गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिणी गंगा के रूप में जाने वाले यह नदी हरी भरी कृषि भूमि और विविध परिस्थितियों तंत्र का पोषण करती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हालांकि इसको पूजा के स्थली से भी दक्षिण की गंगा बोला जाता है, पूजा की मतलब इसका जो रेस्पेक्ट है, जैसे गंगा का रेस्पेक्ट हमारे यहाँ पे धार्मिक रेस्पेक्ट है, तो धार्मिक रेस्पेक्ट में इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है, लेकिन चूंकि पानी हमेशा ज्यादा पानी जो फ्लो होता है वो गोदावरी से होती है, तो इसलिए उस रेस्पेक्ट में दक्षिणी गंगा गोदावरी को बोला जाता है। यहाँ पूजा के रेस्पेक्ट में ज्यादा बोला जाता है, पोषण करती है। उत्पत्ति कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है, कावेरी नदी है पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। प्रवाह तमिलनाडु, नदी तमिलनाडु के मैदानों से होकर नीचे उतरती है, और इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, 101 मीटर ऊंचा है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। विशेषताएं क्या है इसके, मुख्य विशेषताएं, नदी मेकेदातु में एक विस्तृत घाटी में विलीन हो जाती है, और होगेनकल मतलब तमिल नाम है ये, जलप्रपात के बाद मेट्टूर जलाशय में बहती है। बाएं किनारे की सहायक नदियां है हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती। दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं लक्ष्मी तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती। कौन से बांध इस पे प्रमुख हैं, तो इस पे कृष्णराज सागर बांध जो कि कर्नाटक में है, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है, लोअर भवानी, हेमावती
हरंगी और काबिनी परियोजनाएं इसके अंतर्गत शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये इसका इंग्लिश मीडियम है। एशियाई महाद्वीप के बारे में दिया गया है, जो कि ठीक है, आप देख सकते हैं इसको एक बार, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है बिहार स्पेशल के हिसाब से। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको है कि इसमें कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया। पहाड़ कौन कौन से हैं, तो एक्चुअल में तो ये इसका लोकेशन वाइज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी नदियां, बहुत सारे पहाड़, जो मेन नदियां और पहाड़ विश्व के वो यहीं पे हैं। तो ये सारे हमारे आप देख सकते हैं एक बार, मैं इसको, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, तो आप इसको ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और ये 40 दिन का जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये 40 दिन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 40 दिन में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत करते। 15 घंटे आप डेली दीजिए, 12 से 15 घंटा अगर आप डेली देंगे 40 दिनों तक, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके एग्जाम्स कहीं रुकने वाले हैं। हाँ, बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो 40 दिन है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा जो लोग इस पूरे इन्फॉर्मेशन को पहले कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, उनको याद करने में आसानी होगी। एकदम न्यू कवर जिन्होंने कभी पीपीएससी की या यूपीएससी की तैयारी नहीं की और वो चाहेंगे कि मैं इसको कवर करूं इस 40 दिनों में, तो ये मुश्किल है, संभावना कम है कि उनका ये पूरा टारगेट अचीव हो पाएगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे। अगर कल नहीं मिल पाए किसी वजह से, क्योंकि हो सकता है लेट हो, नेटवर्क कनेक्शन हो, तो इसका कल का जो वीडियो होगा वो परसों आपको मिल जाएगा, नहीं तो कल शाम तक 9 बजे रात तक आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे एनी हाउ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।